गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मेरा नाम है वैभव और आज हम पढ़ेंगे कक्षा 11 केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 5 ऊष्मगतिका यानी थर्मोडायनेमिक्स का पार्ट 14। अभी तक हम इसके 13 भाग पढ़ चुके हैं। आज हम इस भाग पर जीटी डालेंगे और इसे अच्छे से समझेंगे। ठीक है, तो चलिए। तो आज हम पढ़ेंगे स्वतः प्रवर्तिता के बारे में, जो कि आपकी पुस्तक में 5.6 पर दी हुई है। ठीक है, तो अवश्य वहां से एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए। स्वतःप्रवर्तिता ऊष्मगतिका का प्रथम नियम हमें किसी निकाय द्वारा अवशोषित ऊष्मा एवं उस पर अथवा उसके द्वारा किए गए कार्य में संबंध बताता है ना। ये हमें पता है कि जो ऊष्मगतिका या थर्मोडायनेमिक्स का जो प्रथम नियम है वह हमें ये बताता है कि किसी निकाय द्वारा अवशोषित ऊष्मा एवं उस पर अथवा उसके द्वारा किए गए जो कार्य है उनमें यह संबंध बताता है। ठीक है, यह ऊष्मा के प्रभाव की दिशा पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाता, बल्कि ऊष्मा का प्रभाव उच्च ताप से निम्न ताप की ओर एकादिशीय होता है। ठीक है, जो ऊष्मा का प्रभाव है वह हमें पता है कि उच्च ताप से निम्न ताप की ओर एकादशीय एकादिशीय होता है। ठीक है, कि उसी दिशा में यूनिडायरेक्शनल होता है, एक दिशीय होता है। वास्तव में प्राकृतिक रूप से होने वाले सभी रासायनिक या भौतिक प्रकम एक ही दिशा की ओर जिसमें साम्य स्थापित हो स्वतः प्रवर्तित होंगे। ठीक है, यह हमें पता है कि प्राकृतिक रूप में जो होने वाले जितनी भी भौतिक और रासायनिक प्रकम है, मतलब अभिक्रियाएं हैं, ठीक है, वह एक ही दिशा की ओर प्रवाहित होती है ना। जहां पे साम्य स्थापित होता है वही स्वतः प्रवर्तित होंगे। ठीक है, उदाहरण के लिए एक गैस का उपलब्ध स्थान को भरने के लिए प्रसरण, कार्बन का ऑक्सीजन में जलकर कार्बन डाइऑक्साइड बनाना आदि, है ना, उदाहरण के लिए। या फिर हम एक गैस का उपलब्ध स्थान को भरने के लिए प्रसरण, ठीक है, जो गैस एक्सपेंड करती है, ठीक है, जो प्रसरण होता है उसका किसी भी स्थान को भरने के लिए, या फिर कार्बन का ऑक्सीजन में जलकर कार्बन डाइऑक्साइड बनाना आदि। ठीक है, ये सब। परंतु ऊष्मा ठंडी वस्तु से गर्म वस्तु की ओर स्वतः नहीं बहेगी। ठीक है, लेकिन जो ऊष्मा है वह ठंडी वस्तु से गर्म वस्तु की ओर स्वतः नहीं बहेगी। एक पात्र में रखी गैस किसी कोने में स्वतः संकुचित नहीं होगी, है ना, खुद से संकुचित नहीं होगी। या जो कार्बन डाइऑक्साइड है वह खुद से कार्बन और ऑक्सीजन में परिवर्तित नहीं होगी। ठीक है, इसी प्रकार के अन्य स्वतः प्रकम एक दिशीय परिवर्तित परिवर्तन दर्शाते हैं। ठीक है, इसी प्रकार के, जैसे अभी हमने देखा कि एक पात्र में जो रखी गैस है वह खुद से स्वयं संकुचित नहीं होगी, है ना। या फिर जो कार्बन डाइऑक्साइड है वह खुद से कार्बन और ऑक्सीजन में परिवर्तित नहीं होगा, है ना। तो इसी प्रकार के जो अन्य स्वतः प्रकम है वह एक दिशीय परिवर्तन दर्शाते हैं। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना। चलो, स्वतः प्रवर्तित प्रकम का अर्थ है किसी बाहरी साधन के बिना सहायता के किसी प्रकम के होने की प्रवृत्ति होना। ठीक है, स्वतः प्रवर्तित प्रकम का अर्थ है कि बिना किसी बाहरी साधन के, ठीक है, बिना किसी बाहरी साधन या एक्सटर्नल एजेंसी के किसी प्रकम के होने की प्रवृत्ति होना। ठीक है, यद्यपि इससे अभिक्रिया या प्रकम के होने की दर का पता नहीं चलता, है ना। हमें इससे अभिक्रिया या प्रकम के होने की दर का पता नहीं चलता। ठीक है, स्वतः प्रवर्तित प्रकमों में के दूसरे पहलू में हम देखते हैं कि ये स्वतः अपनी दिशा से उत्क्रमित नहीं हो सकते। ठीक है, अगर हम इसे दूसरे पहलू से देखें तो हम ये देख सकते हैं कि ये स्वतः अपनी दिशा से उत्क्रमित नहीं हो सकते। तो जो स्वतः प्रवर्तित प्रकमों के लिए हम संक्षेप में कह सकते हैं, जो स्वतः प्रवर्तित प्रकम है इनके लिए हम संक्षेप में कह सकते हैं कि यह एक अनुत्क्रमणीय प्रकम है। ठीक है, यह एक अनुत्क्रमणीय प्रकम है। ठीक है, यह किसी बाहरी साधन के द्वारा ही उत्क्रमित किया जा सकता है। ये एक अनुत्क्रमणीय प्रकम है, इरिवर्सिबल प्रोसेस है, और सिर्फ एक बाहरी साधन के द्वारा ही उत्क्रमित किया जा सकता है या फिर रिवर्सिबल किया जा सकता है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना, समझ आ गया कि स्वतः प्रवर्तित क्या होता है, मतलब स्वतः प्रवर्तित प्रकम क्या होता है। ठीक है, चलो अब हम देखते हैं कि क्या एंथैल्पी का कम होना स्वतः प्रवर्तिता की कसौटी है, कि अगर एंथैल्पी कम होगी तो स्वतः प्रवर्तिता होगी। ठीक है, तो हमें यह पता करना है। यदि हम ऐसी घटनाएं जैसे पहाड़ी से जल गिरने या जमीन पर पत्थर गिरने की प्रक्रियाओं पर विचार करें, ठीक है, अगर हम ऐसी घटनाएं लें कि मान लीजिए एक पहाड़ से जैसे नदी गिरती है ना, झरना देखा होगा, तो पहाड़ से जल गिरना या फिर जमीन पर पत्थर गिरने की प्रक्रिया पर विचार करें, तब देखेंगे कि प्रकम की दिशा में निकाय की स्थितिज ऊर्जा में कमी आती है। ठीक है, कि प्रकम की दिशा में जो निकाय की स्थितिज ऊर्जा है उसमें कमी आती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि एक रासायनिक अभिक्रिया उस दिशा में स्वतः प्रवर्तित होगी जिस दिशा में ऊर्जा में कमी हो, जैसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाओं में
होता है। ठीक है, इससे हम कह सकते हैं कि जो रासायनिक अभिक्रिया है ना, जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं, रासायनिक अभिक्रिया होती है, वह उस दिशा में स्वतः प्रवर्तित होंगी जहां पे उनकी ऊर्जा में कमी हो, जैसा कि हम ऊष्माक्षेप की अभिक्रियाओं को देखते हैं उनमें होता है ना। जैसे कि हम यहाँ देखते हैं, उदाहरण के लिए जब N2 और H2 से अमोनिया बनती है, NH3 बनती है ना, हाफ N2 गैसीय अवस्था में प्लस हाफ H2 गैसीय अवस्था में एक अमोनिया बनाता है NH3 गैसीय अवस्था में। तो इसमें जो एंथैल्पी का परिवर्तन है वह क्या है, -46.1 किलो जूल पर मोल। ठीक है, -46.1 किलो जूल पर मोल। ऐसे ही अगर हम HCl और H2O का बनना देखें, HCl कैसे बन रहा है, जब हमने हाफ H2 गैसीय अवस्था में प्लस हाफ Cl2 गैसीय अवस्था में लिया और उससे HCl बना गैसीय अवस्था में। ठीक है, यहाँ पे भी जो एंथैल्पी परिवर्तन है वह कितना है, -92.32 किलो जूल पर मोल। या फिर जब हम H2O का देखें, तो H2O का द्रव अवस्था में बनने के लिए H2 जो हाइड्रोजन है वह गैसीय अवस्था में, और ऑक्सीजन, हाफ ऑक्सीजन गैसीय अवस्था में, उससे हमें H2 मिलता है द्रव अवस्था में। यहाँ पे भी जो एंथैल्पी परिवर्तन है वह क्या है, -285.8 किलो जूल पर मोल है ना। किसी भी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के लिए अभिकारकों से उत्पाद के बनने पर एंथैल्पी में कमी आती है ना। और इस कमी को हम अभी एक आरेख में देखते हैं। ठीक है, ये देखो, ये आरेख हमें बता रहा है कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के लिए एंथैल्पी आरेख। ठीक है, ये अभिकारक उत्पाद है और ये है एंथैल्पी। ठीक है, अगर हम अभिकारक की बात करें, अगर हम अभिकारकों की बात करें तो अभिकारकों की कुल एंथैल्पी ये है ना। ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाओं में, ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाओं में जो अभिकारकों की कुल एंथैल्पी है ये ज्यादा होती है उत्पादों की कुल एंथैल्पी से, है ना। यह उत्पादों की कुल एंथैल्पी जो कि कम है अभिकारकों की कुल एंथैल्पी से, है ना। और इनके बीच का जो एंथैल्पी परिवर्तन है इसे हम डेल्टा आर एस से निरूपित कर रहे हैं, है ना। तो जब जब उत्पादों की मतलब जब जैसे कि हमने यहाँ देखा कि जब एंथैल्पी में कमी आती है ना, किसी अभिक्रिया में जब एंथैल्पी में कमी आती है, तब उसी दिशा में जो रासायनिक अभिक्रिया है वह उसी दिशा में स्वतः प्रवर्तित होगी। ठीक है, जिस दिशा में ऊर्जा में कमी हो। ठीक है, जैसा कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाओं में होता है। और ये हमने देखा इन सभी, इन तीनों में ही जो डेल्टा आर एच है, मतलब जो एंथैल्पी में परिवर्तन है, वह ऋणात्मक है। अर्थात जो अभिकारक की कुल एंथैल्पी है वह ज्यादा है उत्पादों की कुल एंथैल्पी से। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना। चलो, अब तक प्राप्त प्रमाणों के आधार पर हम यह अवधारणा बना सकते हैं कि किसी रासायनिक अभिक्रिया के लिए एंथैल्पी में आई कमी उसका प्रेरक बल है। ठीक है, अभी तक हमने जितने प्रमाण प्राप्त किए हैं उनके आधार पर हम बता सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए जो एंथैल्पी में आई कमी है ना, जैसे अभिकारकों में ज्यादा थी उत्पादों में कम है ना, तो ये अभिक्रिया में एंथैल्पी में कमी आई है। ठीक है, तो एंथैल्पी में आई जो कमी है वह उसका प्रेरक प्रेरक बल या फिर ड्राइविंग फोर्स होता है। उन इन उदाहरणों से यह स्पष्ट होता है कि एंथैल्पी में कमी स्वतः प्रवर्तित के लिए एक प्रतिसहायक कारक है। ठीक है, अभी हमने तो उदाहरण देखे NH3 का, HCl का, H2O का, है ना, जितनी भी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है उनमें से हमने तीन के देखे। तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया से हमें पता चला कि जिस दिशा में, मतलब जब भी एंथैल्पी में कमी आती है ना, तो उसी दिशा में स्वतः प्रवर्तित होती है अभिक्रिया। ठीक है, ये हमने अभी भी देखा कि किसी रासायनिक अभिक्रिया के लिए जो एंथैल्पी में आई कमी है वह उसका प्रेरक बल है। ठीक है, और इन उदाहरणों से यह स्पष्ट होता है कि एंथैल्पी में आई जो कमी है वह स्वतः प्रवर्तित के लिए एक प्रतिसहायक कारक है, परंतु यह जो है वह सभी प्रक्रमों के लिए सत्य नहीं है। ठीक है, कुछ अपवाद होते हैं। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। आज हमने स्वतः प्रवर्तिता पर चर्चा की, जो कि आपकी पुस्तक में 5.6 पर दिया हुआ है। बाकी अगले भाग में भी हम इसे और अच्छे से देखेंगे, मतलब आगे और देखेंगे। ठीक है, ये आपकी पुस्तक में 5.6 में है, तो अवश्य से एक बार उसे देख लीजिएगा, पुस्तक में देख लीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले भाग में। धन्यवाद, थैंक यू।